वंदे भारत पूरी दुनिया कहते हैं हमारी। नमस्कार, मैं हूं नूरुल इस्लाम और आप देख रहे हैं MBTV न्यूज ऑफ द वीक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की खास सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश में बड़ी सांप्रदायिक हिंसा, लगभग 26 लोगों की मौत। यूपीए सरकार के दामन पर फिर लगा दाग, रेलवे में एक और घोटाले का खुलासा। भारतीय रिजर्व बैंक की कमान नए हाथों में, रघुराम राजन बने गवर्नर। भारतीय वायुसेना में ग्लोब मास्टर विमान की भर्ती, मजबूत हुई सेना। कुश्ती खिलाड़ियों को बड़ी राहत, ओलंपिक खेलों में बरकरार रहेगी कुश्ती। सांप्रदायिक हिंसा के बाद छावनी में तब्दील हो चुके मुजफ्फरनगर में हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कवाल गांव में 3 लोगों की हत्या की फेसबुक पर एक नकली वीडियो की वजह से हालात और भी बिगड़ गए। अभी तक इस हिंसा में 2 पत्रकारों सहित लगभग 26 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात पर काबू पाने के लिए अलग अलग इलाकों में करीब 10,000 PSC जवानों को तैनात किया गया है। 12 दिन पहले कवाल गांव से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरी घटना महिला से छेड़छाड़ के मामले में 2 युवकों की हत्या का है। यह पूरा मामला एक हिंसक और उग्र रूप बनकर 2 गुटों के बीच लड़ाई में तब्दील हो गया है। 4 थाना क्षेत्रों के 6 गांव इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं। मुजफ्फरनगर जिले में शनिवार से जारी हिंसा में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 पत्रकार भी शामिल हैं। ADG अरुण कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। PAC के जवानों, 1200 RAF व 1300 CRPF के जवान इन इलाकों में तैनात किए गए हैं। रविवार को शहर में तो अपेक्षाकृत शांति रही, लेकिन गांवों में हिंसा का दौर जारी रहा। सेना ने कई हिंसा प्रभावित जगहों पर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान कुछ इलाकों में सेना पर फायरिंग की गई। इस घटना पर कई बड़े नेताओं ने विशेष टिप्पणी की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस कार्यकाल में सपा का रिकॉर्ड काफ़ी खराब है। वह सांप्रदायिक ताकतों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। बसपा इससे अच्छी थी। वहीं बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश सरकार अपराधियों के आगे परस्त है। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। यूपी में एक छोटी सी घटना ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप कब ले लिया, इसका पता ही नहीं चला। मुजफ्फरनगर समेत कई बड़े शहरों में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे यूपी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मगर इस फैसले में देरी को लेकर अखिलेश सरकार पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या अखिलेश सरकार हालात को काबू कर पाएगी। कैमरा पर्सन जैद खान के साथ मैं दीपक खुराना, MBTV दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य इकोनॉमिस्ट और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे 50 वर्षीय रघुराम राजन को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया है। रुपए की गिरती हालत और बदहाल इकोनॉमी के वक्त राजन को यह कार्यभार सौंपा गया। हालांकि नया गवर्नर बनते ही रुपए की हालत में काफी सुधार देखने को मिला। रघुराम राजन को भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर के रूप में शपथ दिलाई गई। हाल ही में RBI के गवर्नर का पद डॉक्टर रघुराम राजन ने ग्रहण किया। अपनी 5 साल की गवर्नर की अवधि पूरी करते हुए D सुब्बाराव ने RBI का कार्यभार रघुराम के हाथ सौंपा। पद का त्याग करते हुए सुब्बाराव ने कहा, ऐसे मुश्किल दौर में RBI का नेतृत्व करने के लिए देश को इनसे बेहतर शख्स नहीं मिल सकता। राजन ने सुब्बाराव का संबोधन स्वीकारते हुए कहा, भारतीय इकोनॉमी की बुनियाद काफ़ी मजबूत है और भविष्य भी सुनहरा है। मौजूदा वक्त में उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि निवेशकों का भरोसा मार्केट में लौटाया जा सके। इसके अलावा रुपया अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ सके। जाने माने इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने हाल ही में RBI के गवर्नर का पद संभाला, जिसका असर बाजार में भी देखने को मिला। कुछ दिनों की लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार एक बार फिर गुलजार में दिख रहा है। इसके अलावा कई दिनों बाद रुपए ने भी मजबूती दिखाई। शेयर बाजार के सेंसेक्स में 333 अंकों का उछाल देखा गया और निफ्टी भी चढ़ा। कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ मैं रिदम सचदेवा, MBTV दिल्ली। यूपीए सरकार के दामन पर एक और दाग लग गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के मुताबिक रेलवे में करीब 17,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। कैग ने रेलवे पर कई पार्टियों के साथ साठगांठ के आरोप लगाए हैं। साथ ही कई हजार करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने की भी बात कही है। यूपीए सरकार के घोटालों की गिनती बढ़ती जा रही है। CAG की जांच के मुताबिक रेलवेज में 17,588 करोड़ का घोटाला सामने आया है। यह घोटाला लौह अयस्क की ढुलाई की आड़ में किया गया। CAG रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात करने वाली पार्टियों से घरेलू इस्तेमाल की श्रेणी वाला भाड़ा वसूला गया।
इस घोटाले की जांच सीबीआई मई 2008 से कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने जरूरी दस्तावेजों के बिना ही छूट दे दी। इस घोटाले में 443 पार्टियों को फायदा पहुंचाया गया। इस बार यूपीए ने एक और घोटाले को अंजाम देने के लिए रेलवे का सहारा लिया। 2008 से चली आ रही सीबीआई जांच को कैग की रिपोर्ट ने जाहिर किया है। रिपोर्ट में 17,000 करोड़ से ज़्यादा के घपले का जिक्र किया गया है, जो लो अयस्क की ढुलाई से जुड़ा है। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ मैं शिल्वी, MBTV दिल्ली। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अमेरिकी ट्रांसपोर्ट विमान C-17 को शामिल किया गया है, जिसके आने से सेना को ताकत मिली है। साथ ही इस विमान से टैंक, भारी भरकम हथियार और सेना को कहीं भी आसानी से भेजा जा सकता है। हिंडन एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने इस विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया। C-17 के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत अब और भी बढ़ गई है। यह विमान 174 फीट लंबा और 80 टन वजन है, यानी 3 हेलीकॉप्टर या 150 सैनिक बेहद कम समय में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम हैं। जहां आम विमानों को लैंड करने के लिए 9,000 फीट जगह चाहिए होती है, वहीं यह विमान 3500 फीट में लैंड कर सकता है। यह किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। अमेरिकी बोइंग कंपनी के साथ भारत ने 20,000 करोड़ का करार किया, जिसके तहत भारत में अगले साल के अंत तक 10 ग्लोब मास्टर आएंगे। गौरतलब है कि 3 ग्लोब मास्टर पहले ही भारत को दिए जा चुके हैं। पहले अमेरिकन C-130 और अब C-17 के आने से न केवल भारतीय वायुसेना बल्कि भारतीय थल सेना को भी बल मिलेगा। IL-76 को पीछे छोड़ C-17 भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा विमान बन गया है। C-17 के आने से भारतीय सेना और मजबूत हुई है और अब चीन जैसा देश भारतीय सेना में घुसपैठ करने से पहले 100 बार सोचेगा। कैमरा पर्सन जैद खान के साथ उदित अरोड़ा, MBTV दिल्ली। ओलंपिक में कुश्ती की वापसी से भारतीय ओलंपिक संघ के साथ पूरे खेल जगत में खुशी की लहर देखने को मिली। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में IOC के 125वें सत्र की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस नतीजे के बाद कुश्ती का 2020 और 2024 में ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनना तय हो गया है। 2020 और 2024 के ओलंपिक गेम्स में जहां कुश्ती और स्क्वैश में टक्कर चल रही थी, वहीं आखिरकार IOC ने कुश्ती को 2020 और 2024 में ओलंपिक गेम्स में मंजूरी दे दी है। कुश्ती को बचाने के लिए दुनिया भर में कुश्ती के समर्थन विरोध पर उतर आए थे, जहां उनकी मुहिम बस यही थी कि कुश्ती को 2020 और 2024 के ओलंपिक गेम्स में रखा जाए, क्योंकि भारत में कुश्ती का दबदबा एक अलग ही स्थान पर है। यह स्थान सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ियों की काबिलियत की वजह से कुश्ती जैसे खेल में जान डालता है। कुश्ती में ही भारत का पहला व्यक्तिगत मेडल आया था, जो 1992 में डी जॉर्डन व्यक्ति ने दिलाया था। लंदन ओलंपिक में भी 2 मेडल आए थे, जो भारतीय खिलाड़ियों के लिए शानदार उपलब्धि थी। IOC ने कुश्ती को 2020 और 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए मंजूरी दे दी है। ओलंपिक में अभी तक 6 पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कुश्ती के बाहर होने से खासे निराश थे, लेकिन कुश्ती को ओलंपिक में शामिल किए जाने की खबर मिलते ही खिलाड़ियों में गजब सा उत्साह देखा गया। कैमरा पर्सन जैद खान के साथ मैं रिंकू निगम, MBTV दिल्ली। इस हफ्ते बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। अब क्राइम रिकॉर्ड्स को देखिए एक नए अवतार में, तफ्तीश योगेश कुमार आर्या के साथ। अब क्राइम रिकॉर्ड्स को देखिए एक नए अवतार में, तफ्तीश योगेश कुमार आर्या के साथ। गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MBTV पर। आज है कुछ खास, उसके बारे में जो सभी के दिलों के है पास, जिनके आगे झुकता है सभी का सर, जिसका नाम लेते थकते नहीं हैं हम, जो दूर करे सबके गम। जी हाँ, आज का दिन गणपति के नाम। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि
वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
गणेश चतुर्थी के खास उत्सव का आरंभ हो चला है। गणपति जी की स्थापना का दिन आ गया है। विघ्नहर्ता सभी लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए एक बार फिर आ गए हैं। ये शुभ दिन अगले 10 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाएंगे। गणेश जी की स्थापना आज कई जगहों पर देखने को मिली। धूमधाम से सभी 4 भुजाधारी को पूरे रीति रिवाजों के साथ लाए और अपने घरों में स्थापित किया। ये गणेशो उत्सव किसी दिवाली से कम नहीं। अगले 10 दिनों तक गणेश जी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्हें लड्डुओं का भोग चढ़ाया जाएगा। गणेश भगवान के दूत थे। वे स्वयं शक्तिशाली और बलपूर्वक थे, पर वह अपना भगवान अपने माता पिता यानी शिव पार्वती को मानते थे। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे। डर भी उससे डरा रहे जिसकी रखवाली यारे। करता साया तेरा देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। वरदान है जो कम